बहुत बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र राजस्थान में। स्वागत है आप सभी का। 8 जून को प्रधानमंत्री मोदी यानी मोदी शपथ ले सकते हैं। यह सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है। 8 जून को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि 8 जून को मोदी प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। यानी कि आज से बस 3 दिन बाद 8 जून को प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार हैट्रिक बनाते हुए शपथ ले सकते हैं। ये जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, कल नतीजे आ चुके हैं और इन नतीजों में एनडीए को आप देख सकते हैं 292 सीटें हैं। और इस वक्त हमारे साथ विनीत कुमार हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तो विनीत, ये जो जानकारी मिल रही है इसके बारे में और क्या कुछ बात आ रही है सामने? 8 जून को मोदी ले सकते हैं शपथ। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो जानकारी आ रही है और जिस तरह से उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि नीतीश कुमार ने का बयान आया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार जो है वो बनेगी। तो साफ तौर पे जिस तरह से विपक्षी पार्टी की ओर से उन्हें ऑफर दिया जा रहा था, अब इस बयान के मतलब समझ सकते हैं जिसके तहत नीतीश कुमार ने उस ऑफर को ठुकरा दिया है और उन्होंने कहा है कि जो मोदी सरकार है वो तीसरी बार में जो है वो बनेगी। इसी को लेकर के हालांकि मोदी सरकार को बनने को लेकर के कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं था। जिस तरह का मैजिकल नंबर है 272 का, वो मैजिकल नंबर जो है वो एनडीए के पास ही था और 292 का जो नंबर है वो एनडीए के साथ में है। ऐसे में सिर्फ एनडीए ही एक ऐसी पार्टी है जो सरकार बना सकती थी। हालांकि एनडीए के जो घटक दल है, जिसमें हम नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश कुमार पर विपक्षी पार्टी ने डोरा डाला था, लेकिन अब जिस तरह से नीतीश कुमार का बयान आया है उसमें यह साफ हो गया है कि सरकार जो है वो एनडीए की ही बनेगी और नीतीश कुमार जो है वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर बाद लगभग 4 बजे जो है वो एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार समेत जो मुख्य नेता है एनडीए के घटक दल के, वो इस बैठक में शामिल होंगे। और इसके साथ ही साथ एक बात यह भी सामने आ रही है कि सभी जो नेता है वो अपने समर्थन का जो पत्र है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे और जिसके साथ ही साथ वे राष्ट्रपति के पास जाएंगे और मोदी सरकार के बनाने को लेकर के जो औपचारिकता होती है उसे पूरी करेंगे, जिसमें समर्थन पत्र की बात होती है। तो साफ तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि वो तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और जिसमें 292 का जो आंकड़ा है वो बीजेपी के साथ है। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि समय की सरकार बनाने के दावे के बाद जो है वो जो एनडीए के घटक दल हैं उनकी बैठक होगी। 7 तारीख को बैठक होगी जिसमें एनडीए के सभी सांसद जो हैं वो एकजुट होंगे और 2 बजे बताया जा रहा है कि संसद भवन परिसर में सेंट्रल हॉल में शपथ में जो है वो एनडीए के जो सभी सांसदों की बैठक होगी। तो निश्चित तौर पर सरकार बनाने की जो औपचारिकता है, जो फॉर्मेलिटी है या फिर जो कवायद है वो एनडीए की ओर से हो रही है, जिसमें पहले एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी, उनके नेताओं की बैठक होगी आज, और उसके बाद 7 तारीख को एनडीए के जो सभी सांसद हैं उनकी बैठक होगी। यानी जितने भी घटक दल के एनडीए के सहयोगी साथी हैं, 292 सांसद जो जीत कर आए हैं, उनकी पार्टी या उनके अगर किसी निर्दलीय ने समर्थन दिया हुआ है, उन सब की बैठक आज होने वाली है। और यह बैठक इंडिया गठबंधन की शाम 6 साढ़े 6 बजे होने वाली बैठक से पहले होगी। यानी इंडिया गठबंधन कम सीटें आने के बावजूद जो ख्याली पुलाव अभी तक पकाती आ रही है, उनकी सारी की सारी रणनीति को धराशायी करने की एक तरह से कहें कि स्ट्रेटेजी है ये, और साफ तौर पर अपने तरीके से काम कर रहे हैं। आज जी निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम बात करें आज एनडीए के घटक दल के जो नेता हैं उनकी बैठक होगी और जो एनडीए के सांसदों की जो बैठक है वो 7 तारीख को होगी। हालांकि एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो घटक दलों की जो 7 तारीख को बैठक होगी वो सेंट्रल हॉल में होगी, संसद भवन परिसर में होगी, और जिसमें सभी जो सांसद हैं, मौजूदा जो जीते हुए सांसद हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना मैं चाहूँगा कि अभी अब से थोड़ी देर
देर पहले जो है वो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही थी। उस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को, पिछले 5 साल के कामकाज को लेकर के उनकी सराहना की गई और इसके साथ ही साथ एक प्रस्ताव भी पारित हुआ है जिसमें जो लोकसभा भंग करने का जो प्रस्ताव है, 17वीं लोकसभा भंग करने का प्रस्ताव है, उस पर मुहर लग गई है और अब इसकी सिफारिश जो है वो राष्ट्रपति को भेजी जाएगी और उसके मंजूरी के बाद 17वीं लोकसभा जो है वो औपचारिक तौर पर भंग हो जाएगी और उसके बाद ही 18वीं लोकसभा के गठन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जब घटक दलों की बैठक होगी, बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे इस घटक दल की बैठक होगी, उसको लेकर के नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली पहुंच गए हैं और उन्होंने सरकार बनने की बात कही। हालांकि एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब तेजस्वी यादव से भी न्यूज़ 18 ने यह सवाल पूछा कि आखिरकार वो जो दावा कर रहे थे पटना में जब वो उड़े थे, उस वक्त जो उन्होंने दावा किया था उसका क्या आधार था, तो उन्होंने भी हालांकि अपनी जो रणनीति है या फिर विपक्षी पार्टियों की रणनीति है उसको खुल करके नहीं बताया, लेकिन उन्होंने भी अभी भी दावा किया और इंतजार करने के लिए कहा और कहा कि उनकी भी सरकार जो है वो बन सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने सरकार एनडीए के साथ रहने की बात की है, उनके साथ सरकार बनाने की बात की है और इसके बाद ही आज शाम को एनडीए घटक दल की बैठक होगी और फिर 7 बिल्कुल विनीत, एक सवाल और मैं ये भी करना चाहूंगा आपसे, जब इंडिया गठबंधन का एक फॉर्मूला सूत्रों के हवाले से सामने आया कि वो चंद्रबाबू नायडू को गृह मंत्रालय, नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनने का ऑफर दे रहे हैं, अभी जो सूत्र बता रहे हैं 8 जून को पीएम मोदी एक बार फिर से तीसरी बार शपथ ले सकते हैं, तो क्या एनडीए में भी किसी तरह के फॉर्मूले पर, स्पेशल फॉर्मूले पर विचार हो रहा है? किस तरह से एनडीए को इंटैक्ट रखते हुए, सभी को साथ लेते हुए बड़ी जिम्मेदारी और अहम जिम्मेदारी दी जाए, इसके पीछे कुछ रणनीति तैयार हो रही है क्या? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर एनडीए घटक दलों की बारे में बात करें और या फिर एनडीए के घटक दलों को एकजुट रखने की जो बात है उसको लेकर के लगातार जो है एनडीए के घटक दलों की बैठक जो है वो होगी। एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एनडीए के घटक दल हैं उनकी ओर से भी औपचारिक तौर पर समर्थन की बात जो है वो की गई हो। कल भी हमने देखा कि जैसे ही चुनाव परिणाम आ गए थे या फिर रुझान जो है चुनावों के आखिरी दौर में थे, उस वक्त चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा था कि वो एनडीए के समर्थन की बात की थी। इसके साथ ही साथ जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी एनडीए के समर्थन की बात की थी। हालांकि इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें केसी त्यागी से भी जब न्यूज़ 18 ने बात की थी, उस वक्त भी उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि नीतीश कुमार जो है वो अपने ही स्टैंड पे बने रहेंगे और कहीं ना कहीं उन्होंने एनडीए को समर्थन जारी रखने की जो बात है वो भी की थी। अब भी हम देखें, चाहे चंद्रबाबू नायडू की बात करें या फिर नीतीश कुमार की बात करें, उन्होंने भी एनडीए की सरकार बनाने की जो बात है वो की है और जहां तक कि आगे के सरकार के स्वरूप की बात है उसको लेकर के जो एनडीए के घटक दल हैं वो लगातार बैठक जो है वो कर रहे हैं और आज भी जो है वो एनडीए के घटक दल के जो नेता हैं उनकी बैठक जो है वो 7 लोक कल्याण मार्ग में जो है, जो प्रधानमंत्री का सरकारी आवास है वहां पर होगी और उसके बाद जो है फिर 7 तारीख को पूरे सभी सांसदों की बैठक जो है वो की जाएगी। जहां तक कि सरकार बनाने के फॉर्मूले के बारे में बात करें तो इसको लेकर के आज जब एनडीए घटक दलों की बैठक होगी वहां पर सरकार बनाने की जब फॉर्मूला है वो पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा कि आखिरकार सरकार का स्वरूप जो है वो क्या होगा और इसके साथ ही साथ जो घटक दल हैं उनकी जो हिस्सेदारी है या फिर उनकी जो भागीदारी है वो कैसी होगी, इसको लेकर के फॉर्मूले पर भी जो है वो मंथन होगा। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी हमने जब बीजेपी के नेताओं से बात की तब उनका साफ तौर पर कहना था कि जब 2014 की बात करें या फिर 2019 की बात करें, उस वक्त जब बीजेपी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत था उस वक्त भी उन्होंने सहयोगी दल को साथ में लिया था और उनको सरकार में शामिल किया था। इस वक्त भी जो है वो इसी तरह की कवायद जो है वो की जा रही है कि जो घटक दल हैं उनसे भी रायशुमारी की जाएगी कि आखिरकार उनकी जो भागीदारी है वो कितनी होगी और वो किस तरह के मंत्रालय वो चाहते हैं, इसको लेकर के जो आज बैठक होगी उसमें मंथन किया जाएगा। एनडीए घटक दलों की तरफ से, स्पेशली बीजेपी की तरफ से
ऑन रिकॉर्ड या ऑफ रिकॉर्ड जो इंडिया गठबंधन की जो जुटान हो रहा है, जो सब लोग एक साथ एकजुट होकर दिल्ली में आ रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं सरकार बनाने का, इसको लेकर कुछ इंडिया गठबंधन की इस पूरी की पूरी मुहिम को लेकर एनडीए की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है, कुछ कहा गया है ऑफ रिकॉर्ड या ऑन रिकॉर्ड? हाँ जी, निश्चित तौर पर जो इंडिया में गठबंधन जो है वो सरकार बनाने की दावा कर रहा है, उसको लेकर के बीजेपी की ओर से साफ तौर पर एक संदेश जो है वो दिया गया। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी आंकड़े हैं 242 का जो आंकड़ा है जो बीजेपी का है, बीजेपी की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो मैजिकल नंबर है उससे काफ़ी दूर जो है वो इंडिया गठबंधन का आंकड़ा है। उन्होंने एक यह भी बात सामने आ रही है कि अगर बीजेपी की जितने सीट है उससे बहुत कम सीट जो है, उससे लगभग 10 से 15 कम सीट जो है वो इंडिया गठबंधन की सीटें हैं, जिसमें ममता बनर्जी की टीएमसी की पार्टी को भी शामिल किया जा रहा है। जबकि अगर हम बात करें, हालांकि ममता बनर्जी लगातार ये कहती रही है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ में है, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बात हुई थी तब वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं थी। जो उनके बंगाल में एक भी सीट जो है वो उन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए नहीं छोड़ा था। तो अगर टीएमसी के भी नंबर को अगर जोड़ लिया जाए तब भी जो नंबर है वो बीजेपी के नंबर से ज़्यादा नहीं है। और ऐसे में बीजेपी की ओर से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कैसे ये दावा कर रहे हैं कि आखिरकार उनकी सरकार बन जाएगी, जबकि जो उनके जो नंबर हैं वो जो इंडिया गठबंधन के जो नंबर हैं वो बीजेपी के नंबर से भी कम है। जी बिल्कुल विनीत, नजर बनाकर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ग्राउंड पर मौजूद न्यूज 18 संवाददाता विनीत पल पल की जानकारी देंगे सरकार गठन को लेकर। और दिल्ली से एक और बड़ी खबर यह कि 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। जी हां, तो 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी और इस मीटिंग में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, शामिल होंगे। यानी न सिर्फ एनडीए बल्कि एनडीए के अलावा जो बीजेपी, एनडीए का मतलब तो यही हुआ कि बीजेपी और उनके जितने भी सहयोगी दल हैं उनके सांसद की, यानी संसदीय दल की अगर बैठक है यानी कि उनके सभी सांसद वहां पर मौजूद होंगे, बाकी पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद होंगे। लेकिन इसके अलावा एक बात और खास यह है कि बीजेपी के शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। 7 जून की तारीख है। और दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक को, जो आज होने वाली है बैठक, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने क्या कुछ कहा वो आपको दिखाते हैं। तो अगर चलते चलते जो बात वहां पर मीडिया ने की चंद्रबाबू नायडू से, तो एक बात बस यही निकलकर सामने आई कि हम एनडीए के साथ हैं। यानी एक चंद्रबाबू नायडू की तरफ से बस एक लाइन में ही अपनी बात रखी गई, जवाब दिया गया कि हम एनडीए के साथ हैं। तो चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया है कि हम एनडीए के साथ हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले, हमें कितने भी ऑफर देते रहें लेकिन हम कहीं नहीं जाने वाले, हम एनडीए के ही साथ हैं। Just one message to the people of Andhra Pradesh. We will give you. There is time for all these things, not going on. और दूसरी खबर यह भी है कि एनडीए के नेता आज ही राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। सूत्रों से यह जानकारी आ रही है, आज राष्ट्रपति को समर्थन पत्र एनडीए के नेता सौंपेंगे, क्योंकि यह नई सरकार गठन के लिए एक प्रक्रिया होती है, एक कवायद होती है और एक तरह से कहें कि एक प्रोटोकॉल भी होता है।
है। और इसी संबंध में जानकारी निकलकर सूत्रों के हवाले से यह आ रही है कि आज ही राष्ट्रपति से एनडीए के नेता मुलाकात करेंगे। एनडीए के नेता मुलाकात करके राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंपेंगे, यानी कि हर एक पार्टी अपने जीते हुए सांसदों को समर्थन पत्र उनका वो बीजेपी को सौंपेगी और उन समर्थन पत्र के आधार पर पूरी की पूरी जो 292 की लिस्ट है समर्थित सांसदों की, समर्थित दलों की, वो बीजेपी के साथ बाकी जो एनडीए के घटक दल के नेता हैं उनकी मौजूदगी में वो समर्थन पत्र सौंपा जाएगा, दावा पेश किया जाएगा और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी बीजेपी को आज समर्थन पत्र सौंपेंगे और उसके बाद फिर जाकर राष्ट्रपति से मिलकर यह सौंपा जा सकता है। सूत्रों से जानकारी आ रही है। हलचल जयपुर में भी बढ़ी हुई है। हलचल जयपुर में क्या बढ़ी हुई है? कांग्रेस ऑफिस में इस वक्त राजस्थान से जीते हुए कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद पहुंचे हैं। जी हां, बड़ी खबर है ये जयपुर से, जहां पर जयपुर में राजस्थान से जीते हुए कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद पहुंचे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात करने के लिए ये कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद 11 संख्या है इनकी जो पहुंचे हैं। एक बार मिलिए। अमरा राम, जी हां, सांसद बन के आए हैं, चेहरे पर मुस्कान है और सीपीएम को समर्थन कांग्रेस की तरफ से मिला। इसके बाद यहां पर मुलाकात करने के लिए आए हैं और इस मुलाकात के जरिए एकजुटता दिखाने की कोशिश और ये बताने की कोशिश, क्योंकि हम आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से अपने 3 सहयोगी दलों को 3 सीटें दी गई थीं। नागौर में आरएलपी के हनुमान बेनीवाल को सीट दी गई थी। इधर जब सीकर की बात हो रही है तो सीपीएम के अमराराम चौधरी को सीट दी गई थी और तीसरी तरफ बीएपी उम्मीदवार राजकुमार रौत को समर्थन दिया गया था बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर। तीनों ही सीटों से प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। अब ये 11 इनकी संख्या देखिए। यहां गोविंद सिंह डोटासरा से मेरी मुलाकात नवनिर्वाचित सांसदों ने की और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। यहां टीकाराम जूली भी मौजूद, अमराराम चौधरी का मुंह मीठा कराया गया। इधर एक दूसरे को भेंट पुरस्कार दिए गए, सम्मान किया गया। यहां जो कांग्रेस की जीते हुए नवनिर्वाचित सांसद हैं वो जयपुर पहुंच चुके हैं और जयपुर पहुंचकर सभी एक दूसरे से मेल मुलाकात कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, मुंह मीठा करा रहे हैं। और इसी कड़ी में गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे मुलाकात। 400 से रहेगा एमपी फंड के लिए। जनता है सर, जनता जी हाँ, तो गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन भी रहे हैं, तंज कसते हुए 400 पार के दावे पर। जनता जनार्दन है, जनता ने हमें जिम्मेदारी एक बार फिर से दी है, ये भी बात यहाँ सामने रखते हुए आप देख सकते हैं। हरीश चंद्र मीणा भी वो जो टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव जीत कर आए हैं वो भी देखे जा सकते हैं। संजना जाटव 26 साल की ये महिला जो 700-750 वोटों के छोटे से मार्जिन से भरतपुर में विधानसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन फिर से पार्टी ने इन पर भरोसा जताया। ये जब लगातार कांग्रेस की मुहिम चलती थी और सचिन पायलट के भरोसे पर ये खरी उतरी। कहा जाता है कि सचिन पायलट ने विश्वास जताते हुए इनको ये सांसद के टिकट की जिम्मेदारी दी और 26 साल की उम्र में इन्होंने भरतपुर में बेहतरीन चुनाव लड़ते हुए जीत दर्ज की। तो ये सभी खिलखिलाते हुए चेहरे, 11 जो नवनिर्वाचित चेहरे जो कि जीत कर आए हैं। और इस लिहाज से चाहे राजकुमार रौत की बात कर ली जाए या फिर इसके अलावा हमने दौसा के मोरालाल मीणा की बात कर लें, अगर बात बाकी और जो जीते हुए सांसद की कर ले, कुल मिलाकर पूर्वी राजस्थान में एक अच्छी कामयाबी पाई है, शेखावाटी वाले इलाके में पाई है। कुछ बयान भी इस बैठक से जुड़े हुए सामने आए हैं, आइए वो सुनाते हैं आपको। बिल्कुल, जनता का जो अभूतपूर्व समर्थन मिला है, निश्चित रूप से उसे सड़क से लेकर संसद तक खरा उतरने का काम करेंगे। जो कुशासन था उसके खिलाफ जनता ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है। इसके लिए वो तमाम सीकर लोकसभा क्षेत्र की जनता को मैं बधाई दूंगा और इस बात के लिए विश्वास दिलाऊंगा कि जिस विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का काम करें।
कुछ और खबरों का ये रुख करते हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर चिकित्सा विभाग से जुड़ी इस खबर में आपको बता दें कि विभाग के स्तर पर एक ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। सीएमओ की मंजूरी के लिए यह ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट भेजा गया है। तबादलों की पूरी प्रक्रिया राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। नई ट्रांसफर पॉलिसी में हर कैडर को लेकर नियम बनाए गए हैं। ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर चिकित्सा मंत्री पहले ही संकेत दे चुके हैं। उदयपुर की बड़ी खबर बताते हैं आपको। एयू फाइनेंस बैंक में आग लग गई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची है। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली गेट चौराहे पर स्थित है ये फाइनेंस बैंक, जहां पर इस फाइनेंस बैंक में आग लगी है। तो उदयपुर से खबर, देखिए तस्वीरें आपके सामने। अफरा तफरी वहां पर मच गई क्योंकि आसपास कई दुकानें, कई ऑफिसेस, कई प्रतिष्ठान, धुआं निकलता हुआ आप देख सकते हैं। एयू फाइनेंस बैंक में आग लगी है। सूचना दी गई, मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, शीशे तोड़े गए ताकि जो आग निकलने के बाद धुआं है वो अंदर ब्लॉक ना हो जाए, वो बाहर इन शीशों के टूटने के बाद निकले और जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। फिलहाल कोशिश जारी है दमकल कर्मियों की तरफ से। दिल्ली गेट चौराहे पर स्थित इस फाइनेंस बैंक में ये आग लगने की घटना सामने आई है। उदयपुर की खबर आप देखें। झुंझुनू से बड़ी खबर है जहां पर धनखड़ अस्पताल के किडनी कांड में एक्शन हुआ है। लापरवाही के चलते डॉक्टर संजय धनखड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है आखिरकार। जी हां, गुजरात भागने की फिराक में था डॉक्टर संजय धनखड़। पुलिस की स्पेशल टीम ने डॉक्टर संजय धनखड़ को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर संजय धनखड़ ने नुआ गांव की ईद बानों का ऑपरेशन किया था। लापरवाही के चलते डॉक्टर संजय धनखड़ को अब गिरफ्तार किया गया। गुजरात भागने की फिराक में था डॉक्टर संजय धनखड़। डॉक्टर संजय धनखड़ पर कई आरोप लगे। धनखड़ पर सबसे पहले तो आपको यही बता दें, मूल बात तो यही कि उन्होंने जिस किडनी को निकालना था बाहर, उस किडनी की जगह जो ठीक और सही से काम करने वाली किडनी थी उसको बाहर निकाल दिया। फिर कई और ज्यादा लापरवाही उनके धनखड़ अस्पताल की सामने आई। डॉक्टर संजय धनखड़ की स्पेशलाइजेशन को लेकर सामने आई। वो जनरल सर्जन थे, किडनी का ऑपरेशन वो नहीं कर सकते थे। किडनी का ऑपरेशन करने के लिए स्पेशलिस्ट और डॉक्टर चाहिए होते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो कई सारी लापरवाही सामने आई थी। फिलहाल वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं।